दोस्तों अब हम लोग आज से संविधान के सभी पार्ट्स पार्ट्स को कवर करेंगे दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सेशंस रहेगा दोस्तों। इसलिए इसके बाद आने वाले भी जो पार्ट्स रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों तो आपका ये इसमें पूरा पॉलिटी कवर हो जाएगा दोस्तों। और ये संविधान हम लोगों के लिए सबको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पूरा देश हम लोग का संविधान पे ही चलता है दोस्तों। तो आप लोगों को जानना अत्यंत अनिवार्य है दोस्तों, इसलिए ये पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आधा अधूरा नहीं देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकूं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके दोस्तों। अब हम लोग प्रियम्बल से शुरू करेंगे दोस्तों। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रस्तावना है संविधान का दोस्तों। इसे संविधान का आत्मा भी कहते हैं दोस्तों। ये बहुत वाइड है, इसलिए हम कोशिश किए हैं कि पूरा के पूरा कवर हो जाए दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। एंड इट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ इट्स अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी को इंडिकेट्स करता है दोस्तों। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था और इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और तब से हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। देखते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों, हो सके तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यह एक तरह से मंत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रियम्बल। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, हम लोग इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग को जानना है, जो कि हम लोग नहीं जानते होंगे। तो इसलिए हम लोग पहले देखेंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, और पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक, सोशल्स, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individuals, integrity of the nations। दोस्तों, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे आगे। दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स देखेंगे दोस्तों प्रियम्बल का। द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस व्हिच वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जवाहरलाल Nehru on 13th December 1946, adopted on 26th January 1947, and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, coming into force on 26th of January 1950. And B.R. Ambedkar said about the preamble. What said? It was indeed a way of life, okay, which recognized liberty, equality, and fraternity, दोस्तों, please be remember, as the principle of life, and which cannot be divorced from each other. Liberty cannot be divorced from equality, and equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiatives. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things, दोस्तों. Please be remember this. While the Constituent Assembly was debating the preamble, there was an argument to rename India the Union of Indian Socialistic Republic, as if India was the immediate
The Sar, however, others members were not convinced. There was an even argument as to whether to include the name of God and Gandhis in preamble. The former the former was outvoted when 68 members voted against God. SB Kamath desperately the form commented, "This sir is a black day in our annal. God save India." While the latter, the suggestions to include Gandhi name was disapproved by Bhageshwar Prasad, who felt that the written constitution, which was based on the American Supreme Court cases and the Government of India Act, and thus not Gandhian in nature, should not carry his name. Prasad said, no, I do not want that the name of Mahatma Gandhi should be incorporated in this constitution, because it is not the Gandhian constitution. If we have a Gandhian constitution, I would have been the first to offer my support. I do not want that the name of Mahatma Gandhi should be dragged into the rotten constitution. The Supreme Court of India originally stated the Beruveri case presidential references that the preamble is not an integral part of the Indian constitution and therefore it is not enforceable in the court of law. However, the same court in 1973 cases overruled earlier decisions and recognized that the preamble may be used in the interpret ambiguous areas of the constitutions where different interpretations present themselves. In 1995 cases of the Union government versus LIC of India, the Supreme Court once again held that the preamble is an integral part of the Constitution. दोस्तों इसमें जो जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इसमें एक बार जिक्र हुआ था कि गार्ड और गांधी का नाम इसमें प्रियम्बल में आ सकता है कि नहीं, तो इसमें वोट हुआ दोस्तों, जिसमें 68 मेंबर्स इसमें अगेंस्ट गए और इसमें एच बी कामत है, ये इसमें कमेंट किए कि यह ब्लैक डे होगा, ऐसा बोले वो। और बागेश्वर प्रसाद जो है वो बोले कि ये हम इसको नहीं मानते हैं कि ये जो रोडन कॉन्स्टिट्यूशन है ये गांधी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें गांधी का नाम नहीं आ सकता है। इन्होंने उसका विरोध किया था दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट एक बार क्या बरीबरी केस में बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो प्रियम्बल है वो इंटरनल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर उस ओवररूल्ड कर दिया उस डिसीजन को और बोला कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रियम्बल है। और इसमें LIC ऑफ इंडिया है दोस्तों, LIC ऑफ इंडिया केस में भी गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC ऑफ इंडिया में भी इसमें जिक्र हुआ था प्रियम्बल के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल दिया कि ये इंटरनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। अब as originally enacted, the preamble described the state as a sovereign democratic republic, to which the terms secular and socialist were later passed by the parliament during the emergency in the 42nd amendment। दोस्तों इसको याद रखिएगा, पहले जो जिस टाइम प्रियम्बल बना था फर्स्ट टाइम, उस टाइम सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही था। ये 42nd अमेंडमेंट जो कि इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के द्वारा सेक्युलर सोशलिस्ट को उसमें ऐड किया गया था दोस्तों, यही बोल रहा है दोस्तों। इसमें देखिए आगे देखते हैं, द प्रियम्बल पेज along with the other page of the original Constitution of India was designed and decorated by the renowned painter Bihor Ram Manohar Sinha of Jabalpur, who was at Shanti Niketan with Acharya Nandlal Bose at the time. Nandlal Bose endorsed Bihor
Ram Manohar Sinha at work without any alteration whatsoever. As such, the page bears Behor Ram Manohar Sinha short's signature Ram in the Devanagari lower right corner. The calligraphy was done by the Prem Bhari Narayan Rayjada. The preamble was amended only once on 18 December 1976. एक ही बार preamble amendment हुआ था दोस्तों 18 दिसंबर 1976 को ड्यूरिंग द इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी ने किया था फर्स्ट थ्रू सेवरल चेंजेस इन द 42nd अमेंडमेंट बहुत सारा चेंजेस होता है 42nd अमेंडमेंट में थ्रू दिस अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जैसे कि हम लोग बोले थे सोशलिस्ट और सेक्युलर दो अमेंडमेंट इसमें ऐड हो गया हुआ था दोस्तों 42nd अमेंडमेंट में 1976 में between the words sovereign democratic and the words unity of the nations were changed to the unity and integrity of the nation पहले दोस्तों unity of nation था बाद में उसको unity and integrity of nation हो गया था दोस्तों चेंज 42nd अमेंडमेंट में in the year 1994 during the RS Mohami versus Union of India case the Supreme Court of India held that secular is a part of the basic structure doctrine. Sovereign means the independent authority of state. It has the power to legislate on any subject and that is not subject to the control of any other state or external power. दोस्तों इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो हमारा भारत देश है वो स्वतंत्र है और इसमें किसी भी राजा और महाराजा का इसमें अस्तित्व नहीं है और न वो इसमें शासन कर सकता है दोस्तों हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं और हम लोग के द्वारा चुनी गई सरकार ही मिस इंडियन सिटीजन जो होता है वही सरकार चुनता है अपना खुद का और वो सेल्फ गवर्नमेंट होता है दोस्तों मीन्स यहाँ पे किसी का राज्य नहीं है दोस्तों सॉवरेनिटी मीन्स यही होता है दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सोशलिस्ट दोस्तों before the term was adopted by 42nd amendment in 1976 the constitution has socialist content in the form of certain directive principle of state policy the term socialist used here refer to the democratic socialism that is achievement of socialist goals through democratic revolutionary and non-violent means essentially it means that since wealth is generated socially wealth should be shared equally by society through distributed justice not controlled and not centrated in the hands of few and that the government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequality दोस्तों हम लोग इसको इस तरह समझेंगे जो सोशलिस्ट है जो वो 42nd अमेंडमेंट जो इमरजेंसी था उसी समय का बनाया गया है इसी उसी समय ये सोशलिस्ट शब्द आया दोस्तों इसमें प्रियम्बल में ऐड हुआ था तो ये जो इसका सोशलिस्ट का मेन मकसद ये है कि अगर किसी के पास ज़्यादा धन है और किसी के पास कम धन है तो उसको इक्वालिटी करना है दोस्तों उसको बराबर हिस्सों में बांटना है दोस्तों सोशलिस्ट मीन्स यही होता है दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्युलर मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रिलीजियस ग्रुप्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉ it separates the power of the state and religions. By the 42nd Amendment on December 18, 1976, the term secular was also incorporated in the preamble. There is no difference of religion that is Hindus, Muslim, Buddhism, Jains, Sikhs, Christianity and Islam are equally respected and moreover there is no state religions. All the citizens of India are allowed to profess, practice and propagate their religions explanations the explaining the meaning of secularism as adopted by India. Alexander Oasis has written secularism is a part of the basic structures of Indian constitution and it means equal freedom and respect for all religions. दोस्तों हम लोग सेक्युलर शब्द बहुत चर्चित शब्द है दोस्तों आजकल ट्रेंड बना हुआ है सेक्युलर के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि सेक्युलर तो हम लोग आज समझेंगे क्या कि सेक्युलर होता है क्या सेक्युलर मीन्स यहाँ पे जो जितने भी धर्म हैं ये
धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी धर्म का राज्य नहीं है। मीन्स ये यहाँ पे हिंदू धर्म केवल नहीं है, सबका समानता है दोस्तों। हिंदू को भी वही समानता मिलेगी जो बुद्धिज्म को, जैनिज्म और सिख और क्रिश्चियन और इस्लाम को मिलेगी। मीन्स ऑल रिलीजन आर द सेम या हियर। सो यही सेक्युलर है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक। द पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पॉपुलरली नोन एज वन पर्सन वन वोट। द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ government is suitable for governing the country because of its huge and diverse population. Every citizen of India 18 years of age or older and not otherwise debarred by law is entitled to vote. In case of Mohanlal Tripathi versus District Magistrate, the term democracy was discussed and it was held that democracy is the concept of political philosophy, an ideal which is practiced by many nations that are culturally advanced and politically mature via resorting to governance by representative of peoples directly or indirectly। दोस्तों हम लोग ये इस तरह इसको समझेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर है, वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, या 18 साल तक है, और अपना खुद का गवर्नमेंट वो बनाता है, और हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि सरकार बनाता है दोस्तों। इसमें कोई भी राजा और महाराजा नहीं रहता है दोस्तों, हमारा सेल्फ गवर्नमेंट होता है। इसमें हम लोगों का सेल्फ का चुना हुआ प्रतिनिधि रहता है जो गवर्नमेंट बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द वर्ड डेमोक्रेटिक रेफर्स नॉट ओनली टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। द मेन रीजन टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड फ्रीडम टू पीपल टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव एंड टू सेव देम फ्रॉम टायरंट रूलर्स। दोस्तों जैसा कि हम बोले हैं, जैसे कि हम लोग इसमें देखें हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना अपना हिसाब से अच्छा प्रतिनिधि को चुन सकता है। इसमें कोई भी दबाव नहीं दे सकता है कि मुझे चुनो, क्योंकि वो वोटर का अधिकार होता है कि वो किसको इलेक्ट करे दोस्तों। ये डेमोक्रेसी का एक महान चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रिपब्लिक। इन ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट ए हेरिडिटरी मोनार्च। thus this word denotes a government where no one hold public power as a proprietary right, as opposed to a monarchy in which the head of state is appointed on a hereditary basis for life or until abdications. A democratic republic is an entity in which the head of state is elected directly or indirectly for a fixed tenure. Thus, India has a president who is indirectly elected and has a fixed tenure of life. There is an absence of a privileged class, and all public offices are open to every citizen without discrimination। दोस्तों हम लोग इसको रिपब्लिक को हम लोग इस तरह समझेंगे कि यहाँ पे कोई भी सरकार है जो चुन के आती है, डायरेक्ट इलेक्शन हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, और कोई भी यहाँ पे किसी का प्रोपरेटरी राइट नहीं है कि हम ही मेरा ही सरकार रहेगा और मेरा नहीं रहेगा। दोस्तों सरकार चेंज होती है इलेक्शन के बाद दोस्तों। जैसे ही प्रतिनिधि जिसका ज़्यादा रहेगा उसका सरकार रहती है, जिसका प्रतिनिधि कम रहता है उसका सरकार नहीं रहती है। तो इसमें दोस्तों हम ही लोग सरकार बनाते हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वही सरकार बनाता है इलेक्शन के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है इनडायरेक्टली इलेक्शंस के द्वारा होता है, जिसमें हम लोग आगे सेक्शन में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स भी है इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसका ऑफिस का टेनर क्या होता है, और वो कैसे डिबार्ड होते हैं। ये सब चीज़ हम लोग आगे क्लास में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जस्टिस। जस्टिस स्टैंड फॉर ए रूल ऑफ लॉ, absence of arbitrariness and a system of equal rights, freedom and opportunities of all in society. India seeks social, economic
एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन। दोस्तों इंडिया में तीन तरह से हम लोग को जस्टिस मिलता है। वो सोशल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है। तो हम लोग पहले सोशल जस्टिस देखेंगे कि सोशल जस्टिस क्या है। दोस्तों सोशल जस्टिस मीन्स द absence of socially privileged class in the society and no discriminations against any citizen on grounds of caste, creed, color, religion, gender or place of birth. India stands for eliminating all forms of exploitations from the society। दोस्तों सोशल जस्टिस में ये इसको हम लोग ऐसे समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति के आधार पे या जेंडर के आधार पे या रिलीजन के आधार पे या प्लेस जन्म के आधार पे या कास्ट के आधार पे हम लोग इसमें निर्णय नहीं करते हैं और एक्सप्लॉयटेशंस नहीं करते हैं कि वो गोरा है तो उसको सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा और उसको वो हक नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, या उसके जात के आधार पे नहीं मिलेगा, या जेंडर के आधार पे नहीं मिलेगा, या जगह वो जगह में है तो उसको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सोशल जस्टिस यही है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन on the basis of income, wealth, and economic status. It stands for equal, equitable distributions of wealth. Economic equality is the end of monopolistic control over means of productions and distribution, decentralizations of economic resource, and the securing of adequate opportunity to all for earning their living। दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक जस्टिस जैसे देखेंगे कि आदमी को ज़्यादा सैलरी मिले और औरत को कम सैलरी मिले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। यही इकोनॉमिक जस्टिस है दोस्तों। मीन्स जो आदमी को जो हक है वो औरत को भी वही हक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। Political justice means equal, free, and fair opportunity to the people for participations in the political process. It stands for the grant of equal political rights to all the peoples without discrimination. The Constitution of India provides for a liberal democracy in which all the people have right and freedom to participate। दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस ये है कि दोस्तों अब ये नहीं है कि कोई छोटा कास्ट का है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, और कोई बड़ा कास्ट का है या कोई दूसरे धर्म का है या कोई दूसरा जगह से है तो वो इलेक्शन नहीं। सब लोगों को समान अधिकार है दोस्तों। अगर इलेक्शन आ रहा है तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है दोस्तों। यह है पॉलिटिकल जस्टिस दोस्तों। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे लिबर्टी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी रेफर्स टू द फ्रीडम ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन nationals. This establishes that there are no unreasonable restrictions on Indian citizens in terms of what they think, their manners of expressions, and the way they wish to follow up their thoughts in actions. However, liberty does not mean freedom to do anything, and it must be exercised within the constitutional limit। दोस्तों जो लिबर्टी है हम एक वीडियो और बनाए हैं जो आर्टिकल 19 में है दोस्तों, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों उसको देखने के बाद आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा लिबर्टी क्या है दोस्तों। लिबर्टी दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच है दोस्तों। हमको कुछ भी कहने बोलने या सुनने का अधिकार है दोस्तों, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है उसको क्रॉस नहीं करना है दोस्तों। यही है लिबर्टी। नाउ इक्वालिटी। The term equality means the options of special privilege to any sections of society and the provision of adequate opportunity of all individuals without any discrimination। दोस्तों equality means the term equality means the options of special privilege to any section of societies। दोस्तों ये नहीं कि हम दूसरे कास्ट को ज़्यादा फायदा पहुंचा दे और दूसरे धर्म को ज़्यादा फायदा पहुंचा दें और दूसरे धर्म को ना पहुंचाए दोस्तों। इसमें इक्वालिटी होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको ज़्यादा मिल जाए और किसी को कम मिल जाए, तो इसी को इक्वालिटी कहते हैं दोस्तों। नाउ फ्रेटर्निटी। दिस रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अमंग इट्स पीपल। फ्रेटर्निटी दोस्तों ये है मानवता दोस्तों। हम लोग मिल के रहेंगे, ये सबका देश है,
ये मुस्लिम का भी देश है, हिंदू का भी देश है, क्रिश्चियन का, सिख का, ईसाई का, सबका देश है दोस्तों। तो हम लोग ब्रदरहुड में और सिस्टरहुड में रहेंगे दोस्तों, और मिल के इस देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे दोस्तों। अब द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर टू थिंग्स। ये दो दो चीज़ को फ्रेटर्निटी एश्योर करता है दोस्तों। द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जैसा कि हम लोग बोले हैं दोस्तों कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचा कर रखना है और मिल मिल के हमको रहना है दोस्तों। यही है दोस्तों प्रियम्बल दोस्तों। इसके बाद हम लोग पार्ट वाइज अब पार्ट टू पार्ट हम लोग इस पे आगे पढ़ेंगे दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसको पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।